हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट आईएएस। हम आज के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस का डील करेंगे। फर्स्ट हमारा न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, मोस्ट हैवेस कॉर्पस केसेस ड्रैग्ड ऑन एज कोर्ट स्लैम्ड गवर्नमेंट ऑन ड्यू प्रोसेस। हैवेस कॉर्पस से रिलेटेड न्यूज़ है। हम हैबेस कॉर्पस के बारे में जान लेते हैं। द हैबेस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? द लैटिन मीनिंग ऑफ वर्ड हैबेस कॉर्पस इज टू हैव द बॉडी ऑफ। दिस रेट इज यूज टू enforce the fundamental right of individual liberty against unlawful detention. Through habeas corpus, Supreme Court, High Court orders one person who has arrested other persons to bring the body of the latter before the court. Okay? हैबियस कॉर्पस का डायरेक्ट मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये हैबियस कॉर्पस दोनों कोर्ट इश्यू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। फैक्ट अबाउट हैबियस कॉर्पस इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू दिस रेट अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज। हैबियस कॉर्पस कैन नॉट बी यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केस में हैबियस कॉर्पस यूज नहीं होगा? when detention is lawful, when the proceeding is for contempt of a legislature or a court. Detention is by a contempt court, and the other is detention is outside the jurisdiction of court. If the detention is outside the jurisdiction of the court, then we cannot approach for habeas corpus writ. So no any high court and supreme, only we go there in supreme court. Okay. हमारे 5 टाइप्स के रिट्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। देन कभी मैच द कॉलम्स में आ सकते हैं कि हैबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है। तो क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ। क्या होता है इसका हैबियस कॉर्पस का मीनिंग? टू हैव द बॉडी ऑफ। ओके, नेक्स्ट हम न्यूज़ एनालिसिस पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस है रेड फ्लैग ओवर फॉरेस्ट स्ट्रेच पावर लाइन फ्रॉम रायपुर टू गोवा ऑन पॉज। ओके, क्या है इसके बारे में? इसके बारे में हमारा यही एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब एक रेड फ्लैग मिल गया है जो एक पावर लाइन पास हो रही थी, कहाँ से? रायपुर से गोवा में। तो उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के लिए ये है हमारा मैप, ये देख लीजिए आप। मापुसा, मोलेम, जेल्डेन, मोलेम, मापुसा एंड नरेंद्र। ओके, कर्नाटका और महाराष्ट्र के रीजन में ये पास हो रहा था। In Karnataka, officials have conveyed to the MOEF that no mitigation measure have been proposed even through the project bifurcates the entire landscape of a UNESCO tagged global biodiversity hotspot. In inspection reports, officials cautioned that the project will compromise the integrity of the ecological of Kali Tiger Reserve. याद रखिए काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? एंड कॉज परमानेंट इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द टाइगर हैबिटेट ऑफ मेलान मैसूर टाइगर लैंडस्केप। ओके, नेक्स्ट उसमें आगे क्या है? ऑफ सराउंडिंग कॉन्टिजुअस फॉरेस्ट हैबिटेट इन द भीमगढ़, राधानगरी एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ महाराष्ट्र एंड कोटिगांव and Netravali wildlife sanctuaries of Goa. This they say are corridors for tiger, leopards, black panthers, dholes, bisons, spotted deer, sambars, palms, civet cat, and hornbills, among others. Okay, then two wildlife sanctuary you have to remember. First is Radhanagari and Koyna wildlife sanctuaries of Maharashtra. If in exam asked about Radhanagari wildlife sanctuaries, then it is in Maharashtra, and Kotigaon and Netravali wildlife sanctuaries, it is in Goa. Then the power plant is passes through this region, that is why red flag over forest stretch power line from Raipur to Goa on pause. Okay, next we can move through next 40% rain deficient in is one of Maharashtra wettest place. Okay, one of the Maharashtra wettest place, Mahabaleshwar, that is Mahabaleshwar. During June and July of
आफ्टर 50 ईयर्स 40% रेन डेफिशिएंट 40% रेन डेफिशिएंट देखा गया है। कहाँ पे? महाबलेश्वर में, जो कि एक महाराष्ट्र का वेटेस्ट प्लेस माना जाता है। दिस ईयर महाबलेश्वर रिकॉर्डेड इट्स ड्राइएस्ट जून एंड जुलाई, द फर्स्ट 2 months ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन 5 decades. In the last 2 months, the hill station in Satara district has recorded 40% below normal from this time of the year. ओके, 40% से भी कम रेनफॉल हुआ। कहाँ पे? महाबलेश्वर हिल स्टेशन पे। क्यों? इसका वजह क्या था? साउथ वेस्ट मानसून। ओके, नेक्स्ट हम आज के आर्टिकल्स पे चलते हैं। फर्स्ट हमारा आर्टिकल है रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स में बी स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, दे ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट रिटर्न टू फेल्ड पॉलिसीज ऑफ लाइसेंस राज। ओके, last week the union government imposed restriction on television imports, much of which are sourced from Vietnam and China. आप देख रहे होंगे कि जहां भी हमारी गवर्नमेंट चाइना को बैन कर रही है, उसके साथ साथ बहुत सारी जगह हम वियतनाम को दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है वियतनाम को करने का, क्योंकि जो भी सारे वियतनाम एक चाइना के साथ डील कर ली है। और दूसरी चीज़, जितने भी प्रोडक्ट बनते वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वियतनाम अगर हमें भेज रहा है तो वो चाइना से होके ही आएगा। By placing them in the restricted category, importers will now require a license from the government to import fully built television sets into the country. Okay? टेलीविज़न को हमारे गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। कहाँ के? वियतनाम और चाइना के जो भी टेलीविज़न है उनको हमारे गवर्नमेंट ने मना किए थे। तो एट अ ब्रॉडर लेवल अ सर्टेन पॉलिसी इनकोरेंस मार्क्स दिस गवर्नमेंट अप्रोच टू ट्रेड। ओके, ऑन द वन हैंड इट टॉक्स of greater integration with global supply chain, and on the other hand it works out a regional comprehensive economic partnership. Okay, एक ऑथर कह रहा है, ऑथर का ये कहना है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हम एक तरफ बायकॉट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इनसे एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो सिक्स टू एरेक्ट बोथ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ओके, दिस इज अनफॉर्चुनेट, रेजिंग द कंट्री शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड. Taking advantage of current global environment and the relocation of manufacturing facilities out of China requires greater trade liberalization, not less. कह रहा है कि जितने भी कंट्रीज चाइना से अपने शेयर, मतलब जितने भी कंट्री अपनी चाइना से इंडस्ट्री को रीलोकेट करना चाह रही है, तो उनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ा हब है। तो हमारी गवर्नमेंट को उनको अट्रैक्ट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनवर्ड, इंडिया शुड बी वर्किंग टुवर्ड इंटीग्रेटिंग विद ग्लोबल सप्लाई चेन मोर क्लोजली। ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ एनालिसिस है एनईपी के बारे में। एनईपी डज नॉट एडिक्वेटली टैकल इश्यू ऑफ इनइक्विटी अराइजिंग ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा फॉल्ट बनता जा रहा है एनईपी 2020 का। वाई? बिकॉज ऑफ मदर टंग लैंग्वेज एंड the medium of instruction has been a way of perpetuating class and caste structure in India. Okay, accepting this reality will help us make sense of language policy since independence as well as new education policy 2020. NEP 2020 has many positive, including not making Hindi compulsory in South Indian states. बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स ने ये बोला है कि वो अपने यहाँ हिंदी कंपलसरी नहीं करेंगे। और वो मतलब कोई भी, जैसे सबसे बड़ा फॉल्ट कहाँ है गवर्नमेंट का? कहाँ ये है कि जैसे कोई बच्चा है, अगर वो यहाँ पढ़ रहा है और उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है, कहीं पे किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, फिर वो फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, तो उसका मदर टंग तो मान लो यहाँ पे कुछ और है, मतलब मान लो हिंदी है, अब उसका ट्रांसफ़र हो गया केरला या कर्नाटका हो गया, तो वहाँ कर्नाटका में कन्नड़ है मदर टंग, फिर वहाँ कन्नड़ में उसको कैसे समझ में आएगा? तो ये बहुत बड़ी इश्यू बनता जा रहा है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने बोला कि हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाए हर जगह, बाकी वो अपना और जो मदर टंग रहे वो रहे। तो इस पर साउथ इंडियन स्टेट्स ने मना कर दिया है। ओके, but on the pedagogical relevant and politically sensitive issue of the medium of instruction, the policies seem to follow the well-trodden path. Okay,
It says that the mother tongue or the regional language would be the preferred mode of instruction till class 5, possibly class 8. It also states that गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर whenever it is possible then we can teach from class pre to class 5 or class 8 or to class 8 इन मदर टंग. अगर पॉसिबल है तो हम क्लास 8 तक ही मदर टंग में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं. ओके, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड पॉसिबली 20-25 years there after independence most school going children attend भाषा मीडियम स्कूल्स. ओके, ये सबसे बड़ा हमारे गवर्नमेंट्स का फॉल्ट है. NEP 2020 डज नॉट टैकल द इश्यू ऑफ इनिक्विटी दैट अराइजेज आउट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. सबसे बड़ा ये कैसे प्रॉब्लम को टैकल करती है गवर्नमेंट, ये देखना होगा. द डॉक्यूमेंट पेज लिव सर्विस टू प्रमोशन ऑफ भाषास बट द पॉलिसी विल एंड अप रीइंफोर्सिंग द स्टेटस क्यू. ओके, the English medium school will continue as they are, rather more of them will sprout. इंग्लिश मीडियम तो जैसे हैं वैसे वो चलते रहेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश में ही उनके यहाँ इसीलिए लोग एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि वहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होती है. तो उनके पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बाकी जो अदर स्टेट के स्कूल हैं, उनके अंदर बहुत प्रॉब्लम आएगा. ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस. नाउ नेक्स्ट वी डील विद द, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटिशियन के बारे में है. नेक्स्ट ओह देखो, अभी हमने बात किया, आ गया. तमिलनाडु विल नेवर अलाउ 3 लैंग्वेज पॉलिसी, सीएम रिजेक्ट्स NEP प्रपोजल. सीएम ने रिजेक्ट कर दिया है. तमिलनाडु बोला है कि हम कोई 3 लैंग्वेज पॉलिसी को नहीं लेके चलेंगे. द NEP स्टेट्स द 3 लैंग्वेजेस लर्न बाय चिल्ड्रेन विल बी चॉइसेस ऑफ स्टेट्स, region and of the student so long as at least 2 of 3 languages are native to India. ओके, NEP क्या बताता है कि the 3 languages learned by children, जो 3 लैंग्वेज बच्चे सीखेंगे, will be the choices of state. वो स्टेट भी चॉइस कर सकता है, रीजन भी चॉइस कर सकता है, एंड द स्टूडेंट ऑल्सो चॉइस so long as at least 2 of 3 languages are native to India. जिसमें से 3 में से 2 लैंग्वेज क्या होने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए. ओके, on why the state cannot agree with the 3 language formula, Pallanai recalled political history of Tamil Nadu and pointed out that then Chief Minister CN Annadurai had declared the 2 language policy in January 1968. क्या हुआ था कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने 2 लैंग्वेज पॉलिसी कब लेके आई थी, 1968 में. तो अभी NEP में हमारा क्या है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी. तो तमिलनाडु और केरला, बहुत सारे स्टेट ने, केरला ने इसको सपोर्ट भी किया है, बहुत सारे स्टेट ने इसको मना कर, बॉयकॉट कर दिया है. ओके, कि हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेके नहीं आएंगे और हिंदी कंपलसरी नहीं करेंगे अपने यहाँ. ओके, लेट्स कम टू द एक्सप्लेन सेक्शन. व्हाई सो मेनी वैक्सीन्स इन रेश. WHO lists 165 vaccine candidate against coronavirus. The reason for the high number range from the need of multiple alternative to new research opportunities and availabilities of fund. Okay, WHO ने बताया कि 165 वैक्सीन कैंडिडेट कोरोना वायरस के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें से ऑक्सफोर्ड फेज़ 3 में है, सिनोवैक फेज़ 3 में है, mRNA मॉडर्ना वो भी फेज़ 3 में है, सिनोफार्म वो भी फेज़ 3 में है, चाइनीज़ का भी फेज़ 1 एंड 2 में है. ओके, तो ये सारे वैक्सीन जो डेवलप हो रहे हैं उनमें ऑक्सफोर्ड फेज़ 3 में है. ऑक्सफोर्ड का जल्दी सक्सेस रेट इज़ ऑलवेज लो. ओके, in the current context, the 165 candidates listed in WHO survey have all reached at least the pre-clinical trial phase and at least 23 of them are in human trials. Okay, जिसमें से फेज़ 3 में 23 को ह्यूमन ट्रायल में रखा गया है. Where the locusts are where they head next. Okay, ये हमारा लोकस्ट के बारे में है. अशोक गहलोत रोड, क्यों ये न्यूज़ में आया लोकस्ट फिर से. अशोक गहलोत रोड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर्ग्यूइंग हिम टू डिक्लेयर द लोकस्ट आउटब्रेक इन द स्टेट अ नेशनल डिजास्टर. अशोक गहलोत ने बोला है कि लोकस्ट जो प्रॉब्लम है उसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाए स्टेट ऑफ राजस्थान में. ओके, दस द पार्क्स क्या क्या, व्हाट हैपेंड टू द सॉन्स.
Thus, the parks of Jaipur, the orange orchard of Nagpur, the sugarcane fields of eastern Uttar Pradesh and parts of मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स को ये क्या किया है, अफेक्ट किया है. किसको किसको? जयपुर के कुछ पार्क्स को, ऑरेंज ऑर्चर्ड्स को, नागपुर के जो ऑरेंज की खेती है, संतरे की खेती को अफेक्ट किया है, और गन्ने की खेती को भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अफेक्ट किया है. ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकस्ट के बारे में. What are locusts? Locusts are a group of short-horned grasshopper that multiply in number as they migrate long distance in destructive swarms up to 150 किलोमीटर इन वन डे. 150 किलोमीटर एक दिन में ये सफ़र करते हैं. ये एक शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर होते हैं. ग्रास होपर की ही एक ये प्रजाति हैं. 4 स्पेसीज ऑफ लोकस्ट आर फाउंड इन इंडिया. 4 स्पेसीज कौन कौन से पाई जाती हैं? डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट. How do they inflict damage? The swans devour leaves, flowers, fruits, seeds, barks, and growing points, and also destroy plants by their sheer weight as they descend on them in massive number. Okay, ये flowers, fruits, seeds, barks, and growing points सबको ये destroy कर देते हैं. The desert locust is regarded as the most destructive pest in India as well as internationally. जो desert locust होती है वो सबसे खतरनाक और destructive pest होती है इंडिया में भी और इंटरनेशनल में भी. With a small swarm covering 1 square kilometer being able to consume the same amount of food in one day as 35,000 people. जो 1 स्क्वायर मतलब एक जो लोकस्ट होती है वो कम से कम पूरे दिन भर में, पूरे 24 आवर्स में 35,000 पीपल का खाना खा सकती है. बाप रे बाप. LWA एक अथॉरिटी है जो डील करती है लोकस्ट के लिए. यूनियन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में आती है. लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो लोकस्ट के लिए बनाया गया है. सोर्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉन्स इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट अलोंग द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर. ओके, LWO scientists say localized breeding should not be concerned for the first and second growth stage or ancestor the hopper can fly. नेक्स्ट हमारा न्यूज़ एनालिसिस है टाइम कैप्सूल्स के बारे में. सबसे बड़ी न्यूज़ अभी इस टाइम चल रही है टाइम कैप्सूल्स के बारे में. व्हाट इज़ टाइम कैप्सूल्स? अभी हमारा कल 5 तारीख को राम मंदिर का है तो उसमें टाइम कैप्सूल्स अंदर डाला है. तो इससे पहले भी टाइम कैप्सूल डाल दिए गए हैं. कहाँ कहाँ डाले गए हैं? One time capsule outside the Red Fort placed underground in 1972 by Prime Minister Indira Gandhi was dug out by the subsequent government. Other time capsules are at a school in Mumbai, IIT Kanpur, Lovely Public University in Jalandhar, LPU में भी डाला गया है जलंधर में, एंड महात्मा मंदिर इन गांधीनगर. द रेड फोर्ट कैप्सूल आर सपोज टू बी डग आउट आफ्टर 1000 ईयर्स. बोला गया है कि रेड फोर्ट के अंदर कैप्सूल डाला गया है उसको 1000 साल बाद निकाल लिया जाएगा. अब टाइम कैप्सूल्स होता क्या है? It is a container of any size or shape which accommodates documents, photos, artifacts from the current era and is buried for future generation to unearth. The capsule requires special engineering so that the contents don't decay. Materials such as aluminum and stainless steel are used for encasing, and documents are often on acid-free paper. Okay. While the term time capsule was coined in the 20th century, on the earliest such installation dates back to 1770 found by historians inside a statue of Jesus Christ in a church in Spain during restoration work in 2017. Okay, the International Time Capsule Society एक सोसाइटी भी फॉर्म की गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी 1990 में, एंड नाउ डिफंक्ट रिटेन्स टू डेटाबेस विच एस्टिमेट देयर आर, जो बताता है कि 10,000 से 15,000 टाइम कैप्सूल पूरे वर्ल्ड वाइड में अंदर डाले गए हैं. ओके, किसका बनता है ये मटेरियल, कौन कौन से यूज़ होते हैं? एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील आर यूज फॉर इंकेजिंग. ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस, एंड इफ यू वांट टू सी द फोटो
लेट्स सी, यही होता है टाइम कैप्सूल। इसके अंदर हम कुछ भी डाल के जो पेपर होना चाहिए वो एसिड फ्री बस होना चाहिए, बाकी क्यों, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर ऑफन ऑन एसिड फ्री पेपर होना चाहिए। ओके, एंड नाउ ये राम मंदिर के अंदर भी डाला जा रहा है, और ये कानपुर, आईआईटी कानपुर में जो डाला गया है उसका है। ओके, how significant are time capsules? Historians often criticize the idea. Professor Misra said this exercise is an inevitably subjective exercise geared toward glorification, not to construct the real picture. All historians not to look at this time capsule exercise with suspicion. It is not a valid historical method. Who decides that what matter, what artifact documents are going into it? Political scientist Joya Hassan, Professor, but who cares for evidence and fact? Which political message becomes the function of history and so-called academic research, she said. Okay. नेक्स्ट हम अपने न्यूज़ एनालिसिस पे चलते हैं। नोबेल पीस laureate जॉन ह्यूम डाइज एट 83। ओके, जॉन ह्यूम अ की रोमन कैथोलिक आर्किटेक्ट, एक की रोमन कैथोलिक आर्किटेक्ट थे। नॉर्दर्न आयरलैंड 1998 गुड फ्राइडे पीस एग्रीमेंट जिन्होंने किया था, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज रोल इन एंडिंग 30 ईयर्स ऑफ सेक्रेटरियल वायलेंस। ओके, एंड किया था इन्होंने 30 साल का सेक्रेटरियल वायलेंस। ओके, और इनका डेथ हो गया, तो इनको नोबेल प्राइज़ इसके लिए मिला था। ये एक कैथोलिक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने जो फेमस है किसके लिए, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ एनालिसिस क्या है। गवर्नमेंट टू लॉन्च डेटा सेंटर पॉलिसी सून में सजेस्ट सिंगल विंडो क्लियरेंस। अब जो भी गवर्नमेंट डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च करेगी उसके लिए एक सिंगल, आपको मतलब डेटा के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस जरूरी होगा। पहले क्या होता है, डबल होता था, ट्रिपल विंडो क्लियरेंस होता था, मतलब यहाँ से पास कराओ फिर वहाँ से पास कराओ। देन अब ये ऐसा कुछ नहीं है। किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लाइकली टू कम आउट विद अ नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एस्टेब्लिशिंग डेटा सेंटर अक्रॉस द कंट्री। ये पूरे कंट्री में डेटा सेंटर ये मिनिस्ट्री बैठा रही है, विच द स्टेट विल नॉट फ्री टू आइदर फॉलो इन टोटल और मोल्ड स्लाइटली टू सूट देयर नीड्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड। उनके हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये बैठाया जाएगा हर स्टेट में। ओके, सो करेंटली देर आर अबाउट 40 क्लियरेंस नीडेड टू इस्टेब्लिश अ डेटा सेंटर। अभी 40 क्लियरेंस बचे हुए हैं डेटा सेंटर में आने के लिए। स्टीप राइज इन एवरेज हीट वेव डेज इन 2090 आफ्टर 2 years ऑफ डिक्लाइन क्लेम्स ओवर 370 लाइव्स। ओके, हीट वेव्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारी कंट्री में। Natural extreme event led to greater loss of cattle and damage to houses in 2018-19, even as 2045 people lost life in 2018-19, which was less than 2057 lives lost in the previous year. The impact of Kerala flood was visible, with the state losing 477 lives and 6.54 lakh houses getting damaged in 2018-19, the highest among all state. तो ये सब डेटा जो इसमें दिया हुआ है वो हम अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। जैसे देखो 34.2% ऑफ टोटल डेथ्स वे ड्यू टू लाइटनिंग इन 2018। सोच लो, केवल 34.2% जो डेथ हुई थी वो लाइटनिंग के कारण हुई थी 2018 में। और 2019 में भी हम यही देख रहे हैं, लाइटनिंग के कारण कितने लोग बिहार में मरे, यूपी में मरे, बहुत लोगों की जान चली गई। तो नेचुरल डिजास्टर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स eases to 7.19% इन वीक ended अगस्त 2। ओके, CMIE का एक सर्वे आया है जो कि एक सर्विकल डिपार्टमेंट है। क्या कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री सॉफ्टन टू 7.19% इन द वीक ended अगस्त 2 फ्रॉम द 8.21% अ वीक एगो। जो पहले 8.21% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले वीक, इससे पहले वीक में, मतलब आई थिंक वी विल से दैट इन जुलाई द परसेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 8.21, नाउ द परसेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7.19, with urban employment rate moderating to 8.73% from 9.43% and rural employment rate easing to 6.47% from 7.66%.
ये रिपोर्ट कौन लेके आया है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये रिपोर्ट लेके आता है। ओके, तो ये सारे डेटा हमारे लिए यूज़फुल हैं। एंड अगेन अब स्टेट वाइज इफ़ वी सी, देन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जुलाई इज़ फॉर फॉलोइंग स्टेट। जुलाई में कैसा था? हरियाणा में 24.5% फ्रॉम 33.6%। मतलब हर जगह हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इम्प्रूव हुआ। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि लोग अब जा रहे हैं अपने काम पे, with precaution they were doing their work. Okay, now this is the very good news. Unemployment rate is to 7.19% in अगस्त में. Okay, hope you get clarity regarding this. Now हमारा आज का न्यूज़ एनालिसिस ख़त्म हुआ. Hope you like the video. If you like the video, do like the video and share it as possible as. Okay, thank you.